नमस्कार दोस्तों, मैं कलकत्ता केस में एक ट्रेनिंग डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थी जिसका सपना एक बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का सपना पूरा करना था। आज सब मुझे एक ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में जानते हैं। लोगों ने मेरे अलग अलग नाम रख दिए हैं, कुछ निर्भया, कुछ दामिनी, कोई मयूरी की मेरे नाम हर घर में लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर मौमिता है। आज सब लोगों ने जो प्यार और मेरे परिवार को सहारा दिया है उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है और इसीलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। मैं घर में एकलौती होने के कारण अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखा। मुझे याद है एक बार जब मैं डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की तो हम एक मध्य वर्गीय परिवार से होने के बावजूद मेरे माता पिता ने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, बल्कि वह बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे कहा, पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन। मैं हूँ ना। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे बचाए। लोगों ने उनसे बहुत कहा कि तू गरीब है, कहा यह पढ़ कैसे पाएगी और डॉक्टर नहीं बन पाएगी, लेकिन मुझे ये बातें बहुत चुभती थी। लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का खर्चा कम हो सके और मैं बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को खुशियां देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी क्योंकि मैं ही उनके लिए उनका बेटा और बेटी दोनों ही थी। मेरी वह इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में MBS में प्रवेश मिला। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था। लोगों की बेहतरीन सेवा करने की इच्छा थी, इसीलिए मैं PhD करने का निर्णय कर लिया। उसी कॉलेज में PhD की पढ़ाई शुरू कर दी। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। इससे मेरे माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि जब मेरी PhD पूरी होने के बाद एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी, मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी और पिताजी ने मेरी शिक्षा के लिए कर्जा लिया था उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। उसने अपनी ज़िंदगी में जितने दुख देखे थे उसके बाद अब उनके सुख लेने का टाइम आ गया था। जब मैं पढ़ाई के साथ साथ IG कर अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। 2024 का साल शुरू हो गया था और मेरे माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे। तब मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप चिंता मत करिए, अब मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरी चिंता मत करिए कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तब मैं शादी कर लूँगी। यह सुनकर मेरे पिताजी का हौसला बढ़ गया और उन्होंने कहा, बेटा जैसे तू ठीक समझे, हमने तुझे लड़कों की तरह ही पाला है, तुझे पर हम गर्व करते हैं। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए इतना घातक साबित होगा यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते और वह 63 साल के हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वह दवाई लेना भूल सकते हैं लेकिन काम करना नहीं भूल सकते। मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर मैं तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैं खुद को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखती। हाँ, लेकिन जब किसी के साथ कोई अन्याय होता, फालतू पैसे लिए जाते, मैं आवाज़ उठाती। इस पर हमारे प्रशासक संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे,
प्राचार्य होने के कारण हम भी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। वे अस्पताल में क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन सब बड़े चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। कभी कभी अपने पिताजी से उनके बारे में बात करती थी, लेकिन वह मुझसे कहते थे, बेटा तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, हम गरीब लोग हैं, यह बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर तक हैं, यह तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। पिताजी के कहने पर शांतिपूर्वक काम कर रही थी। शायद मुझे इस खतरे का महसूस हो रहा था, इसीलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे, हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं। खैर, हमारे हॉस्पिटल में 2019 में संजय राय नाम का व्यक्ति भर्ती हुआ। वह KRG अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था। वह 4-5 साल से यहाँ काम कर रहा था, इसीलिए हमें हमारे विभाग के बारे में उसे सब कुछ जानकारी थी। कोई मरीज को वह बेड दिलवाता था, वे पैसे भी लेता था इस चीज़ के। संजय रॉय की नज़र बहुत ख़राब थी। वह अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखता था। उसके बारे में भी हमने चर्चा सुनी थी, लेकिन हमारे प्राचार्य का बहुत ख़ास था और उनके लिए हमेशा काम करता था, इसीलिए हमने कभी उनकी शिकायत करने का विचार नहीं किया। लेकिन उसकी नज़र इतनी गंदी थी कि सामने खड़ी लड़कियों को जैसे खा जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे आदमी से दूर रहती थी। उस दिन जब मैं घर से काम पर जाने के लिए निकली, मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। मैं अपने घर से जा रही हूँ और मैं अपने माता पिता को, अपने छोटे से घर को कभी नहीं देख पाऊँगी। शायद इसीलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई दे देना। यह कहकर मैं घर से बाहर निकली। अस्पताल पहुँचते ही मैं पूरे फ्लोर पर जाकर मरीजों को चेकअप किया। इसके बाद से आराम करने के लिए अपने अगले अध्ययन के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंची, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। मैं तो वहां चली गई। दोपहर के 2-3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत थकान महसूस हो रही थी। मैंने किताब बंद करके सो। कहीं से वहां संजय रॉय शराब पीकर आ गया और सेमिनार रूम में कौन आया कौन गया मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। और उसने मेरी तरफ देखा तो उसका अंदर का राक्षस जाग गया और वह मेरे पास आया और छूने लगा। जब उसने हाथ लगाया तो मेरी जाग खुल गई। मैं उससे सामने देखकर डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे थोड़ा समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पी हुई थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे समझ आ गया था कि वह मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं है। उसने उससे मन्नत कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। उसे मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब थोड़ा सा डर गया और जल्दबाजी में उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकल सके। उसे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने ना सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसे कि अब सब पता चला, इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था। मैं इस दरिंदे को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी। जितना भी कोशिश कर रही थी वह मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं उससे अपने आप को बचा नहीं पाई और लड़ते लड़ते हार गई और फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था यह समझ नहीं आया। मेरी दर्द से चीखें निकल रही थी। मैं इतनी जोर से चीख रही थी कि मेरी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं आ रही थी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया और फिर मेरे
सम्मान और मेरे सपनों की हत्या कर दी गई, वह भी बहुत ही निर्ममता से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियां रह गई। मेरा चश्मा टूट गया, उसकी कीचड़ मेरे खून से सने हुए आंखों में घुस गई। मेरे फटे हुए होंठ मेरी आवाज़ दबाने के लिए उसने मेरा गला दबाया। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे नाखून से सने हुए खून से सने हुए नाखून मेरे शरीर पर किए गए अनगिनत वार, जांघ की हड्डी टूटने तक फैली हुई टांगें और घायल हुई मेरी जनांग। इतना सब कुछ सहन कर मैंने उन लोगों का मुकाबला किया, लेकिन काश उनमें थोड़ी संवेदनशीलता होती तो मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। उस दिन डॉक्टर मोमिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आप लोग ही बताएं कि डॉक्टर मोमिता को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को सजा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को मेरे बारे में पता चले और सब लोग मेरा साथ दें। आपकी डॉक्टर मोमिता। धन्यवाद।